श्री पार्थिव पूजन विष्णु यज्ञ बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया गया। 2 दिन से चल रहे श्री पार्थिव पूजन विष्णु यज्ञ का समापन हो गया है। इस दौरान विधि विधान के साथ हवन यज्ञ एवं पूजन कराया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। बाबा जी द्वारा गद्दी सेवक लाल धर्मेंद्र प्रताप ने बताया कि परम पूज्य राजश्री राघवेंद्र प्रताप बाबा काली साफी वाले भक्तिलीन फुलेश्वरी देवी ब्रह्मलीन द्वारा प्रारंभ किए गए। नाम और आज क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम? यहाँ पे हम लोग हिंदू राष्ट्र और हिंदू गौ माता राष्ट्र के लिए हम लोग सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये हमारा बहुत ही भव्य, हमारे राजऋषि राघवेंद्र प्रताप काली साफी वाले त्यागी बाबा बेनकाब, ये हमारे जो है बहुत ही गद्दीधारी रामचंद्र जी के भक्त, हनुमान जी के भक्त बराबर से आते आए हैं और इन्होंने जाने कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है। ये निरंतर ही जितने भी दुखी आते थे किसी भी कार्य के लिए, ये सिद्ध पीठ स्थान है। यहाँ पे बाबा राजऋषि राघवेंद्र प्रताप जी बराबर जो भी दुखी व्यक्ति आते थे उनके लिए निरंतर अपने पूजा के द्वारा, साक्षात्कार पूजा के द्वारा वह जो है अपने कार्यों को करते थे, और जिससे कि जो आया हुआ भक्त है, निराश है, उसको जो है बड़ी ही आशा मिलती थी इस गद्दी से। और इसमें बराबर निरंतर जो है जोत जगा करती है गुफा के अंदर, और यहाँ पे माँ भगवती का निवास है। इसमें यहाँ पे इस गद्दीधारी हमारे लाल धर्मेंद्र प्रताप जो कि मंदिर की पूरी देख रेख कर रहे हैं निरंतर, और इनको गद्दी संभालने के लिए राजऋषि राघवेंद्र प्रताप जी ने इनको आशीर्वाद दे रखा है कि आप जो है हमारी गद्दी का ध्यान रखेंगे और संस्कृति को बचा के रखेंगे, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। इसलिए हमारा महाकुंभ चल रहा है। ये महाकुंभ में महास्नान है। ये सब हम लोग गोते लगाने के लिए आए हुए हैं। इसमें माता के जयकारे करते हुए श्री राम का अवध में राम आए हैं, ऐसा करते हुए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री सनातन धर्म की जय। आयोजन है, मंदिर हमारा निर्माण का स्थापना दिवस है। ये 69 हमारे मंदिर का स्थापना दिवस है, जो कि ये मंदिर के स्थापना हमारे बाबा राजऋषि राघवेंद्र प्रताप जी ने करी है, और उसके लिए हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस गद्दी से आते हैं। और बराबर जब तक हम लोगों में दम है, इसमें चरण झुकाते रहेंगे, अपने उनके चरणों में अपने सर को झुकाते रहेंगे और जय श्री राम का नारा लगाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय। वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा जनवरी माह की मीटिंग गणतंत्र दिवस थीम पर आयोजित की गई। आपको बता दें, वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा एक होटल सभागार में जनवरी माह की मीटिंग गणतंत्र दिवस थीम पर आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा अग्रसेन की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया। मीटिंग की संयोजिकाओं श्रुति, ज्योति एवं रीनू ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कई बहनों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य किया। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अनेकों सरप्राइज प्रश्नोत्तरी एवं तंबोला खिलाया गया। हमारी वैश्य अग्र महिला समिति की मीटिंग हुई है और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमने भारत माता की जय करते हुए सभी बहनें बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आईं। जितने नृत्य हुए वो भी सब भारत माता के ऊपर हुए, और जितने प्रोग्राम हुए सभी, आज का माहौल देखने लायक था। ऐसा मन कर रहा था कि जैसे सभी बहनें देश के लिए बिल्कुल तैयार होकर आई हैं। बहुत अच्छा लगा, और मैं विश्वास करती हूँ और आगे उम्मीद भी करती हूँ कि हमारी बहनें इसी तरह से देशभक्ति में लीन रहें और अपना प्रोग्राम देती रहें। धन्यवाद। मेरा नाम शालिनी है। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, फंक्शंस किए 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। उसी के ऊपर देशभक्त के ऊपर हमने फंक्शंस करे हैं सारे। यहाँ पर प्रोग्राम नृत्य भी हुए, बहुत ही आनंद आया। मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं वैश्य अग्र महिला समिति की एक सदस्य हूँ। आज यहाँ पर 26 जनवरी जो देशभक्ति से रिलेटेड सभी कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें सभी बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर आज नृत्य प्रस्तुत की गई। वो नृत्य सभी भारत माता के ऊपर थे, मतलब जो भी देशभक्ति रिलेटेड गाने थे सब उन्हीं पे किए गए। तंबोला भी उसी से रिलेटेड था, गेम्स भी सब उसी से रिलेटेड थे। सभी ने ड्रेसेस भी उसी से संबंधित पहनी हुई हैं। ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे भारत माता के लिए हम दिल से और बहुत ही उससे
भारत माता की जय। मैं पूर्व अध्यक्ष शिवानी अग्रवाल हूं और आज हमने भारत माता भी चुनी है, जिसका पूर्ण समर्थन जिसे हम सब बहनों ने दिया है और जिसने सबसे ज़्यादा वोट पाई हैं वो विदुषी अग्रवाल हमारी संरक्षिका जी हैं और वो आज हमारी भारत माता चुनी गई हैं। धन्यवाद। मैं श्रुति सिंगल वैश्य अग्र महिला समिति की सदस्य हूँ। आज हमने 26 जनवरी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया है और आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसे ही मनाएंगे। बहुत अच्छा लगा, सबने नृत्य किया, तंबोला खेला और गेम्स खेले, बहुत ही मज़ा आया। मैं ज्योति गुप्ता। आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यहाँ खूब डांस। तिरंगे की कैप पहनी है आपने, पटका डाला है, तो क्या कैसा फील हो रहा है, क्या कहना? अच्छा, देश के लिए ऊपर फील हो रहा है। वो लाओ, मैं बोलती हूँ। हाँ, शायरी बोल सकती हूँ? वो देना। मैं रमता गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष हूँ मैं, और जब से हम इसमें आए हैं जब से अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और हम लोगों ने कराए भी हैं, लेकिन अब हम लोग पूर्व हो गए हैं इसलिए हम लोग पीछे बैठ के ही एंजॉय करते रहते हैं। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है और मैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ लाइनें पेश कर रही हूँ। ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है। हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। कांटों से भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। आओ झुककर नमन करें उन वीरों को जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। धन्यवाद। गणतंत्र। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं विवाह का वर्णन किया गया। आपको बता दें, श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं विवाह का वर्णन हुआ, जिसे सुनकर श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ उठाया। भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के द्वारा बच्चा पार्क नवीन नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा व्यास भक्तिराज महाराज वृंदावन वाले के द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं विवाह का वर्णन किया गया। रुक्मणी के विवाह की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा मासिक बैठक का किया गया आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत चौधरी विनय कुमार के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान चौधरी विनय कुमार ने बताया कि चीनी मिलें चल रही हैं, लेकिन सरकार ने पर्चियों पर रेट नहीं डाला। मुख्यमंत्री महाकुंभ में तो डटे हुए हैं, लेकिन किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। देखो, ये तो मासिक पंचायत है और इसमें किसानों के मुद्दों पे सारी विस्तार से चर्चा करें। आज 2.5 महीने हो गए गन्ना सीजन चलते हुए, सारी चीनी मिल प्रदेश की 2.5 महीने से चल रही। आज तक सरकार ने उन पे पर्चियों पे रेट नहीं डाला। बिना रेट के गन्ना डाला किसान, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सके। वे मुख्यमंत्री वहां तो मंड रहे कुंभ में, अरे गंगा जमुना तो वही है, वे कहीं जा रही क्या? जब भी आस्था हमारी होगी बीमारी होंगे। ना तो आज विद्युत मारा किसान पी रहा, ना तो उसकी विद्युत में सुनी जा रही, ना गन्ने में भाई रेट में, ना भुगतान में, ना दूसरी समस्या कोई भी निदान किसान फिर रहा। कटौनी दुरुस्त करी, सारियों में गलती कर दी, किसान फिर हो जाओ जी इसी मेरी सुनो, ना कोई सुनवाई नहीं। तो इन सब भाई इस तरह की समस्याओं को लेकर, गन्ना है, विद्युत है, इन समस्याओं को लेकर आज संबंधित अधिकारियों से वार्ता होगी और जो भी इसमें कोताही या कहीं अधिकारी की कमी पाई जाएगी तो भारतीय किसान अब इसे हल्के मनी लेके इसे, चाहे आज यहीं जिले पर धरना प्रदर्शन कुछ भी बढ़ाओ घेरना पड़े, तो आज डलेगा यहाँ। आज बिना उसके जाता नहीं किसान। 26 जनवरी तो देखो राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय आह्वान पे ही सरकार को ये जताने के लिए कि किसान का बेटा तो सीमा की रक्षा कर रहा है, जिससे हम सुरक्षित हैं, और किसान खेत में मेहनत कर रहा, देश को आत्मनिर्भर बना रहा। इसी उपलक्ष्य में हम ट्रैक्टर रैली मार्च निकाल रहे हैं सांकेतिक रूप से कि इस देश के किसान की तरफ भी सरकार थोड़ा सा देख ले कि किसान भी देश में रहे, उसकी अनदेखी ना की जा। और इतने दिन से
पिछले एक वर्ष होने को जा रहा है। एक किसान नेता हमारे डल्लेवाल बेचारे मरणासन स्थिति में थे, तो उनकी भी सुध की ले ले सरकार जो है। बाकी भाई आप करोड़ों करोड़ों रुपए, आप हजारों करोड़ रुपए कुंभ में खर्च कर रहे, तो किसानों में भी थोड़ा खर्च करते हैं, इनकी तरफ भी ध्यान ले ले। इसीलिए 26 का आह्वान ये किया गया। कलेक्ट्रेट में पहुंचे कोर्ट रोड स्थित दुकानों के व्यापारियों ने मंगलवार को सख्ती से साप्ताहिक बंदी लागू करने की करी मांग, दी जानकारी। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित दुकानों के व्यापारी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर मंगलवार दोपहर 2:30 बजे पहुंचे। व्यापारियों की मांग थी कि मंगलवार को साप्ताहिक बंदी जो लागू की गई है, इस आदेश का पालन सख्ती से कराया जाए। कुछ दुकानदार दुकानें खोल लेते हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि मंगलवार को सभी दुकानें बंद कराई जाएं। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। मेरा नाम सुशील कुमार है। आज किस मामले को लेकर ये मंगलवार का जो साप्ताहिक अवकाश रखवाया था डीएम साहब ने ऑर्डर, ये कोई बंद तो रख नहीं रहा। अब अगर हम भी खोलते हैं तो डर का माहौल तो रहता ही है कि भाई चालान ना हो जाए। तो हम यही चाहते हैं, डीएम साहब से ये एप्लीकेशन देने आए थे हम यहाँ कि साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए, सख्ती से कानून पास होना चाहिए। अब ऐसा ना कि मान लो आधे खोल लेते हैं तो हमारे मन में लगता है, हम सोचते हैं भाई छुट्टी रखें, लेकिन क्या करें, जब सब खोल लेते हैं तो मजबूरी है हमारी खोलनी। तो हम यही चाहते हैं डीएम साहब से कोई सख्ती से पालन हो इस चीज का। कलेक्ट्रेट में वाल्मीकि समाज ने देवबंद में हुए गोलीकांड को लेकर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी से की मुलाकात, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे जिलाध्यक्ष विनोद घावरी जिला वाल्मीकि सभा के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोग कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। वाल्मीकि समाज का कहना था कि देवबंद में भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर जिस तरीके से गोलीकांड किया गया है, उसको लेकर वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए जिलाधिकारी को संबंधित प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। आज मैं विनोद घावरी, जिला अध्यक्ष, जिला वाल्मीकि सभा सहारनपुर, और हमारे साथ यूनियन सभी समाज के समस्त लोग आज देवबंद जो प्रकरण चल रहा है उसके विषय में मिलने डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे हम, कि उसमें न्याय हो और हम लोगों को इंसाफ मिले। डीएम साहब ने कहा कि हमारी तरीके से, हमारे स्तर से जो भी न्याय होगा बिल्कुल सही होगा, उसमें आप लोग हताश नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्या कुछ विवाद चला रहा है? विवाद एक शमशान भूमि का है, जो हमारे लोगों का पहले शमशान घाट है, 70 साल से पहले है, जिस पर कब्जा लगभग 80 साल से लगभग है हमारे लोगों का। पहले वहां पे दाह संस्कार किया जाता था, उसके बाद फिर एक ही सामूहिक हो गया दाह संस्कार करने का शमशान घाट। उसके बाद हमारे बच्चे को जो छोटे दफनाए जाते हैं वो वहां पे होते हैं, उनको दफनाने का काम होता है। किन लोगों के द्वारा जो है वहां पर कब्जा किया जा रहा है? देखो, भूमाफियों का कोई समाज नहीं होता, वो लोग भूमाफिया हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। देखते हैं गरीब लोग हैं, इन पे तो आराम से कब्जा हो जाएगा, इसलिए वो पूरे असले के साथ, हथियारों के साथ लेके आए थे पूरे वो, और हम लोगों को दबाने का काम किया है, जिसपे गोली भी चली है। हमारे 2 लोग घायल भी हैं, एक पीजीआई चंडीगढ़ है, 3 यहाँ लोग हैं जिनके चोट लगी हुई है। कलेक्ट्रेट पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पर लगाए गंभीर आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2 बजे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरव कपिल कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय चिट्स एवं समिति मेरठ में पंजीकृत संस्था यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के नाम पर 2 कार्य समिति जनपद में संचालित हैं। यह तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि एक ड्राइविंग लाइसेंस पर 2 अलग अलग व्यक्ति ड्राइविंग कर रहे हों, जो कि गैरकानूनी है। इस दौरान गौरव कपिल ने यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। ये आपका परिचय और किस संबंध में क्या बताएं? मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम, डीएम महोदय के नाम से हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे प्रदेश में मेरठ जिले में डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस चिट फंड से एक संस्था रजिस्टर्ड है, यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन, जिसका पत्रावली संख्या है M51648। इस पत्रावली संख्या के ऊपर प्रदेश के अंदर 2 कार्य समिति कार्य कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी प्रकार हुआ जिस तरीके से एक ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर 2 ड्राइवर ड्राइव कर रहे हो, जो कि गैर कानूनी है। और इनमें से एक संस्था, जांच होनी चाहिए, एक संस्था गैर कानूनी रूप से अवैध धन की वसूली कर रही है खिलाड़ियों से, खेल प्रेमियों से, और सरकार का नाम इस्तेमाल कर यहाँ पर एक संस्था के ऊपर जब जांच कराई गई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, उसमें वह संस्था दोषी पाई गई है। अभी तक दोषी पाने के बाद अभी कोई कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई, ये भी अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जहां पर
उसी मुख्यमंत्री पोर्टल पर ओलंपिक संघ के द्वारा उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के द्वारा एक जवाब दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है, कहा है कि हम उन खेल संस्थाओं को प्रदेश के अंदर मान्यता देते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, भारतीय खेल विभाग मान्यता देता है, युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय मान्यता देता है, हम उनको देते हैं। तो जिस संस्था की मान्यता 31 दिसंबर 2021 में समाप्त हो गई थी, मतलब इन्होंने हमें लेटर में जवाब दिया ओलंपिक संघ के सचिव के द्वारा, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव के द्वारा, कि ये 2024 में, तो उनके द्वारा जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार इन्होंने 2023 में उनको मान्यता किस आधार पे दे दी? या तो इस संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ को भ्रमित किया गया, तथ्य छुपाए गए, या जैसा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इन लोगों का तंत्र इतना मजबूत हो चुका है, सरकारी विभागों के अंदर भी इनके द्वारा फर्जी भर्तियां तक की गई हैं, जिसमें आयु प्रमाण पत्र फर्जी इस्तेमाल किए गए हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके तंत्र का प्रभाव इस तंत्र के ऊपर भी स्थापित है, जो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, लगातार हर एक के लिए, न्याय के लिए और अन्याय पे अंकुश लगाने वाली नीति के ऊपर कार्य करते हुए भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं। वहीं पर इस प्रकार की संस्थाएं भारत सरकार का नाम इस्तेमाल कर युवाओं तक जो एक खेल सुविधाएं, या जो भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बाधित करने का एक षड्यंत्र हो सकती है। इसकी जांच होनी अति आवश्यक है, और उससे पहले, जांच पूरी होने से पूर्व, जो इन संस्थाओं के द्वारा प्रदेश के अंदर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, उन पे पूर्णतः रोक लगनी चाहिए, ताकि खेल प्रेमियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ न्याय हो सके। नवाबगंज चौक स्थित आबकारी विभाग कार्यालय परिसर में 611 एक्सपायर बियर के कैन कराए गए नष्ट। एसडीएम सदर रहे मौजूद। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में आबकारी विभाग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे एक्सपायर बियर के कैन नष्ट करने की बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सदर अंकुर वर्मा एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों की देखरेख में 611 एक्सपायर बियर के कैन नष्ट किए गए। मिली जानकारी के अनुसार एक शराब के ठेके पर भारी मात्रा में एक्सपायर बियर मिली थी, जिसको नष्ट कराया गया है, जिसको लेकर एसडीएम सदर ने संबंधित जानकारी दी। देखिए, ये बियर की 611 कैंस थी, जो कि एक्सपायर डेट के उपरांत एक दुकान से, आवास विकास में जो बी करके एक दुकान है, वहां से पकड़ी गई थी। ये आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें जो कैन पकड़ी गई, उसको जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज डिस्ट्रॉय कराया गया। टोटल 611 कैन थी इसमें। तो सर, विभाग की तरफ से क्या इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे? जो देखिए, समय समय पे हमारे द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, जिलाधिकारी महोदय के जैसे निर्देश रहते हैं, उस हिसाब से हम लोगों के समय समय पर अभियान चलते हैं। आबकारी विभाग भी अपने स्तर से बहुत अभियान चलाकर यहाँ पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज दिनांक 21 तारीख को 611 केन डिस्ट्रॉय करेगी। आगे आने वाले समय में भी अगर किसी भी दुकान पर कोई भी अगर एक्सपायरी डेट के उपरांत कोई प्रोडक्ट रखा होगा, तो डेफिनेटली उसको विनिष्टीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। कीमत कितनी रही होगी सर? 611 केन है तो 80,000 के आसपास का टोटल माल था, जिसको नष्ट किया गया है। तो दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई? दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये एक्सपायरी चूंकि है और जांच करने में पता लगा एक्सपायरी हुई, उसकी बिक्री रोक दी गई थी। इसमें कोई कार्रवाई नहीं बनती है दुकानदार के खिलाफ, नष्ट कराई जाती है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने की सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मंगलवार रात्रि 8 बजे सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। मनीष बंसल ने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यों में लापरवाही, बिना अनुमति के छुट्टी पर जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने के साथ ही चार्ज डिप्टी कलेक्टर श्वेता पांडे को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन को भी अवगत कराया जाए। फैमिली आईडी बनाने के कार्य में बहुत कम प्रगति आने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। फैमिली आईडी बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन रात को 9 बजे कैंप कार्यालय में आकर प्रतिदिन की प्रगति से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने ब्लॉक पर ही रात्रि निवास करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रति ब्लॉक प्रतिदिन कम से कम 100 फैमिली आईडी कार्ड बनाए जाएं, गांव-गांव जाकर फैमिली आईडी बनाई जाए
ऑपरेशन कायाकल्प में खराब रैंकिंग आने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। सैम से मैम एवं मैम से सामान्य में जाने वाले बच्चों की प्रगति में सुधार न आने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने बीडीओ मुजफ्फराबाद एवं पुआरका के कार्यों में लापरवाही पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निरंतर खंड विकास अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए पेंशन संबंधी प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। मंडी समिति रोड स्थित होटल सभागार में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। आपको बता दें, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मंगलवार दोपहर 3 बजे मंडी समिति रोड स्थित होटल सभागार में चाइनीज मांझे के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष सुशील कपिल, महानगर अध्यक्ष काशिफ खान के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को जागरूक किया गया कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल लोग बिल्कुल ना करें। इसके कारण कई लोगों की जानें जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार्यक्रम किया गया मांझे को लेकर क्या कहना? आज सहारनपुर में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा एक चाइनीज मांझे के दुष्परिणाम को लेकर जो एक जागरूकता अभियान किया गया है, जहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर इस प्रोग्राम में भाग लिया गया और सभी लोगों ने एक शपथ भी ली कि हम लोग जो है चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करेंगे, न करने देंगे और अपने आस पास जितने भी जो जन तक इसकी जो जागरूकता फैलाएंगे। और ये बहुत ही एक सफल कार्यक्रम रहा और इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए जगह जगह पर, क्योंकि बीते कुछ दिनों जो चाइनीज मांझे को लेकर कई कुछ जगह पे अलग अलग जनपदों में खबर आ रही है कि जो लोग इंजर हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के जब कार्यक्रम जगह जगह पर होंगे तभी ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएगा। मेरी सभी से अपील है कि जो आने वाली बसंत पंचमी के जो त्योहार में पतंगबाजी हम लोग मनाते हैं, तो इस तरह के प्रतिबंधित मांझे का यूज न करें, सामान्य धागे का ही इस्तेमाल करें। अभी तक कई लोगों जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 10 दिनों से ये सहारनपुर में हर थाने पर एक अभियान चल रहा है, जहाँ पर हम लोग जो भी कार्रवाई अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई है, सभी से पूछताछ भी की है और जिन जनपदों से ये माल आ रहा है वहाँ भी तस्दीक कर रहे हैं कि जो सोर्स है उस पर काम किया जा सके। और इन लोगों को जो सेंसिटाइज भी किया गया है, इन लोगों से शपथ पत्र भी लिया गया है और साथ ही इसमें जो सोर्स है उस पर काम किया जा रहा है। पुलिस लाइन पहुंचे खनन कारोबारी ने बताया उसका हुआ अपहरण का प्रयास। डायल 112 ने बचाई जान, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3 बजे सहारनपुर के खनन कारोबारी ने पुलिस लाइन पहुंचकर बताया कि उसका अपहरण का प्रयास हुआ है। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि अपहरणकर्ता पीड़ित को एक कार में अज्ञात जगह ले गए और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना था कि डायल 112 ने उसकी जान बचाई है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। संदीप, क्या कुछ मेरा जो काम है बुग्गा वाला क्षेत्र में भी है और मेरा जो स्टोन क्रेशर सहारनपुर में भी उधर भी है। तो उधर हम अपने काम से गए थे, तो काम से जब मैं वापस आ रहा था अपने साथियों के साथ, तो कुछ लोगों ने जो है ज़बरदस्ती अपनी कार में डाला, हमसे पैसे की मांग करी और ज़मीन की मांग करी हमसे। और जब हमने उनसे कह दिया कि भाई चलो हम दे देंगे, तो वे थोड़े से लापरवाह हो गए। हमें एक स्थान पर लेकर आए। लेकर आने के बाद जब इस स्थान पर हम आ गए, तो मैं बाथरूम करने के बाद वहाँ से निकला उनके बीच में से और 112 पे मैंने कॉल करी। 112 वालों ने मेरी जान बचाई, तब जाकर मैं अपने घर पे आ पाया। नहीं तो मैं फिलहाल ये मान के चलो कि दुनिया मना होता। कौन लोग हैं, कौन सी जगह से? ये घेर पंपा गांव पड़ता है, उसके सामने पेट्रोल पंप है, बुग्गा वाला थाना पड़ता है। वहाँ से इन्होंने हमें ज़बरदस्ती बिठाया और बिठा के ये हमें इधर बोले तो रहे थे कार में कि भाई नोएडा लेके जाएंगे और भाई ना जैसा औरों का इलाज करे ऐसे इनका भी इलाज करेंगे। लेकिन ये हमें लेके आए इधर छुटमलपुर। मुझे पता चला बाद में कि छुटमलपुर। जब हमने इन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया कि हाँ भाई पैसे भी मंगा रहा मैं अपने साथियों से और जो तुम कह रहे हो वो मैं करूंगा, जमीन भी नाम कर दूंगा, जिसके नाम तुम कहोगे जमीन उसके नाम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मेरी जान बख्शो। तो तब मुझे बाथरूम करने के बहाने में इनके वहां से निकला और निकल के 112 पे कॉल करी। 112 पे तब जाके मैं अपने घर सुरक्षित पहुंचा। 112 वाले ने मुझे जो है घर पहुंचाया। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं और आपके साथ कौन? ये अरविंद चौहान
संदीप चौहान, अंशुल, मुकेश शर्मा और 5-7 लड़के और थे। गाड़ियाँ 2 थी। और जी इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, नाम से वैसे तो जानता नहीं, नाम जानता हूँ क्योंकि मेरा कोई इनके साथ जान पहचान तो है नहीं। वैसे है कि हाँ भाई है, लेकिन मुझे नहीं पता बदमाश प्रवृत्ति क्या है भाई। मेरे साथ तो उस दिन उन्होंने ये हरकत करी, मुझे रास्ते में जो प्रताड़ित करा। सबसे बड़ी बात थी इनका कहना यह था कि भाई पैसे दे चमार, तुम कब तक रेसर वाले बन गए, तुम कब तक रेसर वाले बन गए, पैसे दोगे तो काम कर पाओगे, नहीं पैसे दोगे तो भाई कहाँ तुझे निपटा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलने का। तो एसएसपी से मिले क्या कुछ? भाई जी बस प्रार्थना पत्र दिया, अभी आश्वासन है कि कार्रवाई होगी इस पर। और जी मुझे सुरक्षा, मैं अपने काम पर नहीं जा पा रहा जी, 2 दिन हो गया। उधर की तरफ मैं शकल भी नहीं कर पा रहा क्योंकि इन लोगों ने ये मान लो कि मुझे इनसे खतरा है जान का, कुछ भी मुझे होता है तो बस ये इसके जिम्मेदार होंगे।